डीमन स्लेयर सनराइज काउंटडाउन आर्क की शुरुआत होती है जहां पर इन्फिनिटी कासल बाहर आ चुका होता है और सभी हशीरास और मुजान भी बाहर आ गए थे। हम देखते हैं कि इन्फिनिटी कासल एक शहर के बीचों बीच जाकर बाहर निकला है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि कीरिया के प्लान के अकॉर्डिंग इन्फिनिटी कासल को कहीं और बाहर निकालना था, बट मुजान और यूशिरो की टग ऑफ वॉर की वजह से ये लोग शहर के बीच में आकर बाहर निकल आए हैं। इसके बाद कीरिया अपनी छोटी बहन से पूछता है कि अभी सूरज निकलने में कितना टाइम है, जिस पर वो बताती है कि अभी 1.5 घंटा बाकी है, जिसे सुनकर कीरिया सोचता है कि अभी भी बहुत टाइम है। इधर कासुगाई क्रो भी सभी डीमन स्लेयर्स को बता देता है कि अभी सूरज उगने में 1.5 घंटा बाकी है। इसके बाद सभी हशीरास और तांजीरो को होश आ जाता है। तांजीरो जल्दी से मुजान को ढूंढने की कोशिश करता है कि तभी एक मलबे के नीचे से मुजान बाहर निकलता है और वो काफी गुस्से में था। वो बड़े ही गुस्से में कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग मुझे यहाँ पर सूरज उगने तक रोकने वाले हो। अगर तुम मुझे रोक सको तो रोक के दिखाओ। इसके बाद मुजान गियू, ओबनाई और मित्सुरी पर हमला कर देता है और ये तीनों भी मुजान पर हमला कर देते हैं। ओबनाई बड़े ही तेजी से आगे बढ़ता है और वो मुजान के अटैक से बचते हुए उसकी गर्दन तक पहुंच जाता है, जहां वो उसकी गर्दन को काट देता है। बट वो ये देखकर काफी शॉक हो जाता है कि मुजान की रीजनरेशन पावर इतनी ज्यादा है कि वो जैसे ही उसकी गर्दन को काटता जाता है वो हील होती जाती है, जिसे देखकर ये तीनों काफी शॉक हो जाते हैं। अब ये तीनों मुजान के काफी करीब थे, जिसकी वजह से मुजान इन तीनों पर हमला कर देता है। बट यहाँ पर इन तीनों को बाकी के डीमन स्लेयर्स आकर बचा लेते हैं। वो खुद की जान को कुर्बान करके इन तीनों को बचा लेते हैं। और फिर यहाँ पर और भी डीमन स्लेयर्स आ जाते हैं जो इन तीनों के आसपास वॉल बना देते हैं, जिसकी वजह से इन तीनों को थोड़ा और टाइम मिल सके। बट इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि मुजान इन सभी डीमन स्लेयर्स को कुछ ही सेकंड में मार देता है। इधर तांजीरो जैसे ही मुजान की तरफ बढ़ता है उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं। इसके बाद मुजान कहता है कि जो लोग जल्दी मर जाते हैं वो काफी लक्की होते हैं। और फिर मुजान तांजीरो की तरफ देखता है, जिससे गियू, ओबनाई और मित्सुरी का ध्यान भी तांजीरो की तरफ जाता है और हम देखते हैं कि तांजीरो की हालत बहुत खराब हो गई है। इसके बाद मुजान कहता है कि मैं अपने अटैक्स में खुद के ब्लड को मिक्स कर देता हूँ और ये ब्लड इंसान को डीमन बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये ब्लड एक डेडली पॉइजन है जो सेल डिस्ट्रक्शन करके इंसान को मार देता है। और फिर मुजान कहता है तांजीरो कमांडो मर चुका है। इसके बाद हमें नेजुको को दिखाया जाता है, जिसके सपने में उसके डैड आते हैं और उससे कहते हैं कि नेजुको जागो, तांजीरो खतरे में है। और ये सुनते ही नेजुको खड़ी हो जाती है और यहाँ पर नेजुको का ध्यान रखने के लिए साकुंजी भी होता है। नेजुको यहाँ से भागने लगती है, जिसको टेंजन और रेंगोकू के पिता भी देख लेते हैं। रेंगोकू के पिता कीरिया से पूछते हैं कि वो डीमन लड़की भाग रही है, हमें क्या करना चाहिए। ये सुनकर कीरिया काफी घबरा जाता है। वो सोचता है कि शायद उसे मुजान कंट्रोल कर रहा होगा या फिर जो मेडिसिन उसे दी गई थी उससे वो ह्यूमन में बदल गई होगी। फिर वो सोचता है कि अगर ऐसा होता तो साकुंजी उसे रोकने में सक्षम हो पाता। फिर वो रेंगोकू के पिता से कहता है कि हमें उसके पीछे जाना चाहिए। कि तभी कीरिया को महसूस होता है कि उसके पिता उससे कह रहे हैं कि नेजुको को जाने दो, वो जो भी कर रही है वो सही है। और ये सुनकर कीरिया भी टेंजन और रेंगोकू के पिता से कह देता है कि नेजुको का पीछा मत करो, वो जहाँ जा रही है उसे जाने दो। इसके बाद हमें नेजुको को दिखाया जाता है जो कि बड़ी ही तेजी में आगे बढ़ रही होती है और उसको गाइड उसके पिता की स्प्रेड कर रही थी। नेजुको इतने बड़े पहाड़ से जंप लगाती है जिस पहाड़ से साकुंजी भी नीचे नहीं कूद पाता, जिससे साकुंजी समझ जाता है कि नेजुको पर दवाई का कुछ असर नहीं हुआ है। इधर तांजीरो की हालत खराब होती जा रही थी। मुजान, ओबनाई, गियू और मित्सुरी पर भारी पड़ रहा था। गियू की तो स्वॉर्ड भी टूट चुकी थी। वो किसी वाटर ब्रीदिंग के स्वॉर्ड्समैन की स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करता है, बट वो जैसे ही ऐसा करने जाता है कि तभी मुजान का हमला इन तीनों पर आकर लगता है। बट उस हमले से भी ये लोग रुकते नहीं हैं। ये लोग मुजान से बचकर उस पर हमला करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं और मुजान भी समझ जाता है कि जिन हशीरा पे मार्क है उनको हराना इतना आसान नहीं है। इसके बाद मुजान मित्सुरी पर एक हमला करता है जो कि मित्सुरी को लगने ही वाला था कि तभी वहाँ पर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर ग्योमी आ जाता है, जिसे देखकर ही मुजान समझ जाता है कि यही वो बंदा है जिसने कोको शिबो को हराया है। कि तभी मुजान के पीछे सानेमी आ जाता है जो उसे बीच में से काट देता है, बट ऑफ कोर्स इसका कोई फायदा नहीं होता। जैसे ही सानेमी उसे काटता है वो उसी वक्त रिकवर हो जाता है। बट यहाँ पर सानेमी मुजान में आग भी लगा देता है, जिसकी वजह से मुजान को और गुस्सा आने लगता है। इसके बाद मुराता को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी मलबे के नीचे से बाहर निकला था। वो जैसे ही मुजान को देखता है वो कहता है कि यही वो इंसान है जिसने मेरी फैमिली को मारा था, मुझे इसे मारना ही होगा। कि तभी गियू
मुराता को आवाज लगाता है और उससे कहता है कि तांजीरो घायल हो चुका है, उसे कहीं सेफ जगह पर ले जाकर उसका इलाज करो। इसके बाद मुराता तांजीरो के पास जाता है और उसे उठाकर कहीं सेफ जगह पर ले जाने लगता है। मुराता ये सोचकर रोने लगता है कि गियू को उसका नाम अभी भी याद है। और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि मुराता और गियू ने फाइनल सिलेक्शन एक साथ दिया था, बट ऑफकोर्स गियू हार्ड ट्रेनिंग कर कर एक हशीरा बन गया और मुराता उससे पीछे रह गया। कि तभी तांजीरो एक अलग ही जगह पर आ जाता है। वो अपने आसपास देखता है तो उसके सामने एक घर होता है जो कि उसके घर की तरह ही लग रहा था, बट थोड़ा सा अलग होता है। और फिर वो जब देखता है कि उसके हाथ में एक लकड़ी है तो वो सोचता है कि मैं यहाँ पर लकड़ियां क्यों काट रहा हूँ। कि तभी उसके पास एक छोटी सी बच्ची आती है जो उसे पापा बुलाती है और एक डायरेक्शन में फिंगर पॉइंट करती है जहाँ पर योरिची खड़ा था। और योरिची को देखते ही तांजीरो समझ जाता है कि यही फर्स्ट ब्रीथिंग यूज करने वाला इंसान है। इसके बाद सीन फिर से बैटलफील्ड पर जाता है जहाँ पर मुराता तांजीरो को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, बट ऑफ कोर्स तांजीरो सही नहीं हो पा रहा था। कि तभी मुराता के पास एक और डीमन स्लेयर आता है। वो डीमन स्लेयर आकर मुराता से मदद मांगता है और कहता है कि वहाँ पर यूशिरो मलबे के नीचे दबा हुआ है, उसको बाहर निकालने में तुम मेरी मदद करो। जिस पर मुराता कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तांजीरो की हालत बहुत खराब है। जिस पर वो डीमन स्लेयर कहता है कि अगर हम यूशिरो को बचा लेंगे तो यूशिरो तांजीरो को सही कर सकता है क्योंकि उसके पास अनबिलीवेबल पावर है। इसके बाद फिर से सीन योरिची और तांजीरो पर चला जाता है। अब मैं तुमको बता दूं ये तांजीरो नहीं बल्कि ये उसके एंसेस्टर हैं और ये उसकी इनहर्टेड मेमोरी है जिसके बारे में हमें सीजन 3 में भी बताया गया था। योरिची यहाँ पर तांजीरो के एंसेस्टर से बात करने आया था क्योंकि वो काफी दुखी था। तांजीरो सोचता है कि मुझे शायद योरिची से 13th फॉर्म के बारे में पूछना चाहिए। कि तभी तांजीरो कुछ और ही बोलने लगता है जिससे वो समझ जाता है कि ये इनहर्टेड मेमोरी है उसके एंसेस्टर की और उसका इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। योरिची तांजीरो से कहता है कि जब भी मैं किसी को खुश देखता हूँ तो मुझे भी काफी खुशी होती है कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर जन्म लेना ही जन्नत के समान है। इसको योरिची बताता है कि उसकी माँ काफी धार्मिक किस्म की इंसान थी। वो हमेशा पूजा करती थी और भगवान से यही विनती करती थी कि इस दुनिया में से दुख खत्म हो जाए। उन्होंने मेरे कानों के लिए इयररिंग्स भी बनाई थी, बट मुझे काफी दुख होता था कि वो हमेशा चिंता में रहती थी क्योंकि मैं बोल नहीं पाता था। और मेरा बड़ा भाई काफी अच्छा था, वो मेरी हमेशा चिंता करता था। पिताजी उसे मारते और कहते थे कि तुम्हें योरिची से दूर रहना है, बट वो उनकी बात नहीं सुनता था। वो उनकी मार खाने के बाद भी मेरे पास आता था और एक दिन वो मेरे लिए एक बांसुरी भी लाया कि जब भी तुम्हें कुछ चाहिए हो इसे बजा देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर योरिची बताता है कि जब उसकी माँ की डेथ हो गई तो वो घर छोड़कर भाग गया। वैसे तो उसे टेंपल में जाकर प्रीस्ट बनना था, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसकी बजाय वो वहाँ से भाग गया और वो दिन रात भागता रहा और दिन रात भागने पर भी उसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई। योरिची एक पहाड़ी इलाके में जाकर रुकता है जहाँ वो देखता है कि एक छोटी सी लड़की पैडी फील्ड में खड़ी हुई है और उस लड़की की एज योरिची जितनी ही थी। योरिची देखता है कि वो लड़की एक बकेट लेकर खड़ी हुई है। योरिची उसके पास जाकर पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। वो लड़की बताती है कि उसकी पूरी फैमिली एक बीमारी की वजह से मर गई है और वो इस दुनिया में अकेली रह गई है, इसलिए वो यहाँ पर टेडपोल्स को पकड़ने आई है जिससे उसे अकेला महसूस नहीं हो। और उसके बाद वो लड़की फिर से वहीं चुपचाप खड़ी हो जाती है और जैसे ही सूरज डूबने लगता है वो लड़की उन टेडपोल्स को फ्री कर देती है। जिस पर योरिची उससे पूछता है कि क्या तुम इन्हें घर नहीं ले जा रही हो। जिस पर वो लड़की मना करते हुए कहती है कि अगर मैं इनको इनकी फैमिली से अलग कर दूंगी तो इनको भी तो बुरा लगेगा। और ये सुनकर योरिची उससे पूछता है तो क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ सकता हूँ। और ये सुनकर वो लड़की खुशी के मारे रोने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम ऊता है। ऊता बिल्कुल योरिची के अपोजिट थी। जहाँ योरिची शांत रहता था वहाँ ऊता सुबह से लेकर शाम तक बोलती रहती थी और ऊता की वजह से ही योरिची को समझ में आ गया था कि वो काफी स्पेशल है। फिर 10 सालों बाद योरिची और ऊता शादी कर लेते हैं और उसके बाद ऊता प्रेग्नेंट भी हो जाती है, जहाँ पर वो जल्दी अपने बच्चे को बर्थ देने वाली थी। और उसी की प्रिपरेशन के लिए योरिची एक मिडवाइफ को लेने के लिए टाउन में जाता है। अब योरिची का प्लान ये था कि वो सूरज डूबने से पहले घर आ जाएगा, बट रास्ते में योरिची को एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि दिल का मरीज था, यानी उसे हार्ट प्रॉब्लम थी। वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे के पास जा रहा था जो कि जंग में घायल हो चुका था। योरिची उस बूढ़े आदमी की मदद करता है और उसे उसके बेटे के पास छोड़ आता है, बट ऐसा करने से काफी समय हो गया था और रात भी हो चुकी थी। योरिची जल्दी से घर की तरफ भागता है और वो जैसे ही घर पहुंचता है तो वो देखता है कि किसी डीमन ने ऊता और उसके पेट में पल रहे बच्चे को मार दिया है। 10 दिन तक योरिची ऊता की बॉडी को पकड़े हुए एक जगह पर बैठा रहता है। 10 दिन बाद वहाँ पर एक शॉर्टमैन आता है जो योरिची से कहता है कि उसे ऊता का प्रॉपर तरीके से अंतिम संस्कार करना चाहिए। योरिची कहता है कि उसका सपना तो एक सिंपल लाइफ जीने का था, बट इन डीमंस की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। और उसके बाद योरिची भी एक डीमन स्लेयर बन जाता है। योरिची देखता है कि कोई भी डीमन स्लेयर किसी भी ब्रीथिंग फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाता, इसलिए योरिची उन्हें सिखाता है। अब जो डीमन स्लेयर हशीरा थे वो तो जल्द ही ब्रीथिंग टेक्निक सीख जाते हैं। ऑफ कोर्स
सन ब्रीथिंग नहीं, बट वो सन ब्रीथिंग की मदद से ही अलग अलग टेक्निक की खोज करते हैं, जैसे कि फ्लेम, विंड, वाटर, थंडर और स्टोन, और फिर उसे इम्प्रूव करते जाते हैं। और उसके बाद हशीरास कई डीमंस को मारते हैं। इस टाइम पर डीमन स्लेयर अपने पीक पर था और यूरिची का भाई भी डीमन स्लेयर्स को ज्वाइन कर लेता है, जिससे डीमन स्लेयर्स और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। और जल्द ही यूरिची का सामना मुजान से हो जाता है और उसे देखते ही यूरिची समझ जाता है कि उसका जन्म मुजान को खत्म करने के लिए ही हुआ है। मुजान बड़े ही तेजी से यूरिची पर हमला करता है, बट ऑफ कोर्स यूरिची की स्पीड काफी ज्यादा थी। वो मुजान के अटैक से बच जाता है, बट यूरिची भी समझ जाता है कि अगर मुजान का एक भी हमला उसे लग गया तो वो मर जाएगा। यूरिची ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की टेक्निक का इस्तेमाल करके देखता है कि मुजान के पास 7 दिल और 5 दिमाग हैं, और उस मोमेंट में यूरिची ने अपनी सारी फॉर्म्स को कंप्लीट कर दिया था, जिसकी मदद से उसने मुजान को बहुत ही बुरी तरीके से काट दिया था। मुजान को भी समझ में नहीं आता कि उसकी बॉडी रीजनरेट क्यों नहीं हो रही है। वो अपने सिर को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। यूरिची भी समझ जाता है कि उसकी ब्राइट रेड स्वॉर्ड डीमन के किंग पर भी काम कर सकती है। यूरिची मुजान से पूछता है कि तुम्हारे नजर में एक जीवन की क्या वैल्यू है, जिस पर ऑफ कोर्स मुजान कोई जवाब नहीं देता। वो इतना डरा हुआ और गुस्से में था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। फिर यूरिची वहाँ पर खड़ी हुई एक और डीमन की तरफ देखता है, जो कि मुजान की मदद करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही थी, और वो तो मुजान की तरफ ऐसे देख रही थी कि उसे एक होप लग रही हो कि आज ये मरने वाला है। और फिर यूरिची डिसाइड करता है कि उसे मुजान को मार देना चाहिए, और वो जैसे ही अपना एक कदम आगे बढ़ाता है, मुजान खुद की बॉडी को 1800 पीसेस में स्प्लिट कर देता है। यूरिची अपनी पूरी कोशिश करके 1500 पीसेस को तो काट देता है, 300 पीसेस बच जाते हैं, जिसकी वजह से मुजान वहाँ से बचकर भाग जाता है। और जैसे ही ये होता है, वो डीमन लड़की रोने लगती है। वो कहती है कि तुमने उसे मार ही दिया था, काश वो मुजान की बुत्सुजी आज मर जाता। यूरिची उस लड़की को शांत करता है, और फिर वो लड़की मुजान के बारे में सब कुछ यूरिची को बता देती है। वो यूरिची को ये भी बताती है कि अब वो शायद तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आएगा, और वो जब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक तुम मर नहीं जाते। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि तमायो है, और यूरिची तमायो को यहाँ से जाने देता है। इसके बाद यूरिची को उसके साथियों से पता चलता है कि उसका भाई भी एक डीमन बन गया है। अब ऑफ कोर्स यूरिची से काफी गलतियां हो गई थी। पहली गलती, वो मुजान को नहीं हरा पाया। दूसरी, वो उसने तमायो को जाने दिया, और तीसरी, उसका भाई एक डीमन बन गया है। सब लोग उसे डीमन स्लेयर से बाहर निकालने के लिए कहते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उसे मर जाना चाहिए, पर डीमन स्लेयर का लीडर इसके लिए मना कर देता है। तांजीरो का एंसेस्टर यूरिची से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जिस पर यूरिची कहता है कि मैं स्पेशल स्ट्रेंथ के साथ पैदा हुआ था और मेरा पर्पस ही मुजान को हराना था, बट मैं ये नहीं कर पाया, मैं इसमें फेल हो गया, जिसकी वजह से पता नहीं कितने लोग और मारे जाएंगे, और यही बात मुझे दुखी कर देती है। और ये सब सुनकर तांजीरो को काफी दुख होता है। तभी तांजीरो के एंसेस्टर की बेटी यूरिची के पास आकर उसे खींचने लगती है, जिस पर तांजीरो का एंसेस्टर कहता है कि क्या तुम इसे गोद में लेकर ऊपर उठा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी हाइट मुझसे ज्यादा है तो तुम इसे हवा में ज्यादा ऊंचा उठा सकते हो, और इससे हवा में काफी अच्छा लगता है। यूरिची ऐसा ही करता है, और वो जैसे ही उस बच्ची को ऊपर उठाता है, वो हंसने लगती है, जिससे देखकर यूरिची के आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो उस बच्ची को पकड़ कर रोने लगता है, और थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर सोमियोशी की पत्नी आ जाती है, जो आकर यूरिची को चेयर अप करती है। तांजीरो सोचता है कि मैं जानता हूँ कि मैं लड़ाई के बीच में हूँ, और यूरिची हजारों सालों पहले मर चुका है, और मैं यूरिची की कोई भी मदद नहीं कर सकता, बट मैं चाहता हूँ कि यूरिची के दिल को थोड़ी सी शांति मिले। इधर मुजान धड़ाधड़ हमले करते जा रहा था, जिसकी वजह से पांचों हशीरास को काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, और सबसे ज्यादा स्ट्रगल मित्सुरी कर रही थी। वो मुजान के अटैक्स को डॉज करने के लिए सिर्फ तुक्का लगा रही थी, जिसकी वजह से मुजान का एक हमला उसे लग जाता है, और वो काफी बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। मुजान अपना जैसे ही दूसरा हमला उसकी तरफ करता है, ओबनाई उसे बचाने की कोशिश करता है, बट अब ओबनाई भी उसके अटैक की रेंज में आने वाला था कि तभी वहाँ पर सानेमी, ग्योमी और ग्यू आ जाते हैं, जो मुजान के अटैक को रोक देते हैं, और ओबनाई सही सलामत मित्सुरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। ओबनाई मित्सुरी को एक डीमन स्लेयर के पास छोड़ जाता है, और उसे कहता है कि जल्दी से जाकर आलमंड शेप्ड आई वाले बंदे को ढूंढो। यहाँ पर ये यूशिरो की बात कर रहा था, और मित्सुरी का इलाज करो। अब ऑफ कोर्स मित्सुरी भी कहाँ रुकने वाली थी। वो कहती है कि मैं अभी भी लड़ सकती हूँ, मैं नहीं रुकूंगी। इस पर ओबनाई कहता है कि नहीं, तुम बहुत लड़ चुकी हो, और फिर वो उस डीमन स्लेयर से कहता है कि मैं इसकी जिम्मेदारी तुम पे छोड़ रहा हूँ। फिर ओबनाई यहाँ से चला जाता है। ओबनाई यहाँ से जाते हुए सोचता है कि अगर इस वर्ल्ड में डीमंस एग्जिस्ट नहीं करते तो मैं और मित्सुरी काफी पीसफुल जी रहे होते। फिर वो सोचता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है। जब तक मैं मर नहीं जाता और किसी और बॉडी में नहीं आ जाता, मैं तब तक मित्सुरी के साथ नहीं रहता। मेरे अंदर जो खून है वो करप्ट है। ओबनाई कहता है, मित्सुरी, मैं एक करप्ट ब्लड लाइन से बिलोंग करता हूँ। फिर हमें यहाँ पर ओबनाई के पास्ट के बारे में बताया जाता है कि
ओबनाई एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो कि दूसरों के पैसों पर जीते थे और इस फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा लड़कियां थी। 370 साल में पहली बार किसी लड़के का जन्म हुआ था जो कि ओबनाई था। ओबनाई को बचपन से ही एक कॉन्क्रीटेड सेल में बंद कर दिया गया था। उसकी मदर, सिस्टर और आंटी उसके साथ बड़े ही डिस्गस्टिंग तरीके से व्यवहार करती थी। भले ही उसे कॉन्क्रीट सेल में रखा जाता बट उसको सब सुविधाएं दी जाती थी। उसके लिए अच्छा खाना लाया जाता था, अच्छे कपड़े और बहुत कुछ। बट ओबनाई को हमेशा डर लगा रहता था क्योंकि रात में उसके सेल के ऊपर उसे किसी क्रीपी से क्रिएचर की आवाज सुनाई देती थी और ओबनाई तब तक नहीं सो पाता था जब तक ऊपर से आवाज आना बंद नहीं हो जाती थी। फिर जब ओबनाई 12 साल का होता है तो उसे सेल के अंदर से बाहर निकाला जाता है और उसे एक लग्जरियस रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर एक फीमेल स्नेक डीमन बैठी हुई थी। ओबनाई समझ जाता है कि यही वो क्रिएचर है जो रात में उसे देखने आया करता था। वो फीमेल डीमन कहती है कि ये अभी काफी छोटा है, इसे और बड़ा हो जाने दो। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि ओबनाई की फैमिली जिन लग्जरियस अपार्टमेंट, ज्वेलरी का फायदा उठा रही है, उनकी फैमिली को ये फीमेल डीमन मार दिया करती थी, जिसके बदले में ओबनाई की फैमिली अपने बच्चों को इसे खिला दिया करते थे। अब ओबनाई जब जन्मा था तो उसकी आंखें काफी रेयर थी, जिसकी वजह से इस फीमेल डीमन ने इसको बचपन में नहीं खाया और उसके बड़े होने का इंतजार किया। अब ये फीमेल डीमन चाहती है कि ओबनाई थोड़ा और बड़ा हो और फिर वो इसे खाएगी, बट उससे पहले वो ओबनाई के ब्लड का थोड़ा टेस्ट लेना चाहती है। इसलिए उसकी आंटी वगैरह ओबनाई के मुंह को काट देती हैं और उसके ब्लड को कलेक्ट करके उस फीमेल डीमन को खिला देती हैं। अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि ओबनाई हमेशा अपने मुंह पर पट्टी क्यों बांधा रहता है। इसके बाद ओबनाई को फिर से उसी सेल में डाल दिया जाता है। अब ओबनाई भी काफी चालाक था। उसने एक हार्पिन को चुरा लिया था जिसकी मदद से वो उस लैक्टिक की सेल को तोड़ने लगता है। अब ऑफ कोर्स एक हेयर पिन से इतनी मोटी सेल को तोड़ना आसान काम नहीं था और उसे ये भी डर था कि कहीं अगर वो पकड़ा गया तो उसका क्या होगा। उस सेल के अंदर सिर्फ एक ही उसका साथी था जो था उसका स्नेक, जिसका नाम काबूरामारू था। और कुछ ही दिनों बाद ओबनाई उस सेल में छेद करके भाग जाता है बट उसे वो फीमेल डीमन आकर पकड़ लेती है और वो जैसे ही ओबनाई को मारने वाली थी वहाँ पर फ्लेम हशीरा आ जाता है जो उस फीमेल डीमन को मारकर ओबनाई को बचा लेता है। फ्लेम हशीरा ओबनाई को उसकी कजन के पास वापस ले आता है। उसकी कजन उसे बताती है कि उस फीमेल डीमन ने पूरी फैमिली को मार दिया है। वो ओबनाई को इसका जिम्मेदार समझती है। वो कहती है कि अगर तुम वहाँ से नहीं भागते तो सभी लोग जिंदा होते, तुम्हारी वजह से पूरी फैमिली मारी गई है। फ्लेम हशीरा उस लड़की को शांत करता है और ओबनाई को अपने साथ ले जाता है। उस दिन ओबनाई सोचता है कि मेरी फैमिली करप्ट थी और मेरे अंदर जो खून है वो भी करप्ट है, मैं एक सिंपल लाइफ नहीं जी सकता। फिर ओबनाई अपना सारा गुस्सा डीमंस पे उतारने लगा और लोगों की मदद करने लगा। ओबनाई लोगों की मदद करके अपने पापों को कम करना चाहता था बट ओबनाई को हमेशा ये बात सताती रहती थी कि उसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली मारी गई। ओबनाई प्रेजेंट टाइम में कहता है कि मैं मुजान को हराते समय मरना चाहता हूँ जिसकी मदद से मेरे अंदर जो खून है वो प्योर हो सके और फिर मैं दोबारा एक पीसफुल वर्ल्ड में रीबॉर्न होके जिसमें डीमंस नहीं होंगे तुम्हारे साथ खुशी से रहना चाहता हूँ मित्सुरी। इधर काकुशी वगैरह लोगों को बैटलफील्ड से दूर रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक काकुशी को यूरिची की कैट दिखाई देती है। वो उसे मलबे के नीचे से बाहर निकालता है और वो उसे जैसे ही बाहर निकालता है वो बिल्ली सीधा बैटलफील्ड की ओर जाने लगती है जहाँ पर मुजान और हशीरा लड़ रहे होते हैं। इधर ओबनाई अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा होता है और वो मुजान को काफी अच्छी टक्कर देने लगता है बट ऑफ कोर्स मुजान को हराना इतना भी आसान नहीं था। उनके लिए एक सेकंड का भी टाइम इकट्ठा करना आसान नहीं था। ग्यू की तो स्वॉर्ड ही उसके हाथ में से छूट जाती है क्योंकि उसके हाथों की ग्रिप काफी कमजोर पड़ गई होती है। मुजान का एक हमला ग्यू को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी ओबनाई और ग्यूमी आकर ग्यू को बचा लेते हैं और सानेमी उसकी स्वॉर्ड को उसकी तरफ फेंक कर कहता है कि अगर तुमने इस बार इस स्वॉर्ड को जाने दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा और ग्यू उस स्वॉर्ड को उठाकर अपनी पूरी ताकत से लड़ने लगता है। मुजान सोचता है कि ये लोग मेरी एक्सेप्टेशन से कुछ ज्यादा ही देर टिक गए हैं पर जल्द ही ये लोग मारे जाएंगे। और मुजान ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि मुजान के अटैक्स इनको भी लग चुके थे और जैसा कि मुजान बता चुका है कि उसके अटैक्स के अंदर उसका ब्लड मिक्स है जो कि सेल डिस्ट्रक्शन करके इंसान को खत्म कर देता है, वो भी 5 मिनट के अंदर। इन लोगों को भी समझ में आने लगता है कि ये लोग जल्द ही मरने वाले हैं कि तभी यहाँ पर यूशिरो की कैट आ जाती है। उस कैट के ऊपर एक बैग होता है जिसके अंदर से 4 सिरम बाहर निकलती हैं और वो चारों सिरम जाकर ओबनाई, ग्यू, सानेमी और ग्यूमी पर जाकर लगती हैं जिसकी मदद से वो लोग हील होने लगते हैं। ये लोग भी समझ जाते हैं कि उस सिरम की मदद से ये लोग हील हो गए हैं जिसकी मदद से ये आसानी से अब लड़ सकते हैं। मुजान भी समझ जाता है कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि तमायो का ही है। तमायो ने ही ये सिरम बनाई होगी जो कि सेल डिस्ट्रक्शन को रोक सकती हैं। अब मुजान को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने अटैक्स की स्पीड और तेज कर देता है जिसकी वजह से चारों तरफ
काफी डिस्ट्रक्शन होने लगती है। ओबनाई सोचता है कि इस बैटल में सबसे कम कंट्रीब्यूट उसने किया है। ओबनाई सोचता है कि जब एक क्रिएचर अपनी मौत के चरण पर होता है तो उसके अंदर एक एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आ जाती है कि जैसे जब तोक्यूतो अपनी मरण सीमा पर था उसने अपनी स्वॉर्ड को ब्राइट रेड स्वॉर्ड में बदल दिया था। उस वक्त तोक्यूतो ने सिर्फ अपना ध्यान अपनी ग्रिप पर रखा था, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड का टेम्परेचर बढ़ा और वो एक रेड स्वॉर्ड में बदल गई थी। और यहाँ पर ओबनाई जैसे ही अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करता है उसकी स्वॉर्ड का भी कलर चेंज होकर रेड हो जाता है। बट यहाँ पर एक दिक्कत हो गई थी, ओबनाई ने उसकी सारी स्ट्रेंथ उसकी ग्रिप में लगा दी थी, जिसकी वजह से उसके देखने की क्षमता कमजोर होने लगती है और उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी भी होने लगती है। ओबनाई जैसे ही बेहोश होने लगता है मुजान उस पर हमला कर देता है और ये हमला ओबनाई को टच करता उससे पहले ही ओबनाई हवा में उछल जाता है। मुजान ओबनाई पर हवा में हमला करने की कोशिश करता है पर तभी उसके आर्म्स को कोई काट देता है और मुजान को ये कट काफी अजीब लगता है। मुजान देखता है कि सभी हशीरास उससे काफी दूर थे और जो ये कट था वो उनकी स्वॉर्ड से काफी अलग था कि तभी मुजान का हाथ फिर से कट जाता है और मुजान नोटिस करता है कि किसी ऐसी स्वॉर्ड से काटा जा रहा है जो कि जैग्ड है और मुजान भी समझ जाता है कि यहाँ पर कोई और भी है। मुजान चारों तरफ हमला करता है और जैसे ही धूल और पत्थर ऊपर उठते हैं वो एक डायरेक्शन में हमला करता है और मुजान यहाँ पर सही होता है। यहाँ पर इनोस्के, जेनित्सु और कनाओ आ गए थे जिन्होंने यूशिरो के पेपर्स का इस्तेमाल किया था इनविजिबल होने के लिए। ग्यूमी इन तीनों को जिंदा देखकर काफी खुश होता है। इनोस्के तो मुजान को मारने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वो फिर से यूशिरो के पेपर को लेता है और इनविजिबल हो जाता है। मुजान जैसे ही इनोस्के, जेनित्सु और कनाओ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है ओबनाई आकर उसके हाथों को काट देता है। अब ऑफ कोर्स ओबनाई की स्वॉर्ड रेड हो चुकी थी जिसकी वजह से मुजान की रीजनरेशन पावर स्लो हो जाती है। इसके बाद कनाओ और जेनित्सु लगातार मुजान पर हमला करते जाते हैं और ओबनाई तो हमला कर ही रहा था। इधर ग्यूमी भी अपनी चेन और एक्स को एक साथ टकरा कर उन्हें रेड चेन और एक्स में बदल देता है और जैसे ही ग्यूमी अपनी रेड आयरन बॉल से मुजान पर हमला करता है उसको काफी ज्यादा डैमेज होता है। ग्यू और सानेमी भी अपनी स्वॉर्ड को आपस में टकराकर रेड स्वॉर्ड में बदल देते हैं। अब जैसे ही इन सब की स्वॉर्ड रेड में होती है इन लोगों को थोड़ी उम्मीद मिलती है कि अब ये लोग मुजान को हरा सकते हैं। इधर यूशिरो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो तांजीरो को होश में ला सके बट इसका कोई फायदा नहीं था। बट थोड़ी ही देर बाद तांजीरो के अंदर थोड़ी सी पल्सेस महसूस होती हैं। ये लोग उसे फिर से जगाने की कोशिश करते हैं बट वो पल्सेस फिर से कम होने लगती हैं। बट जैसे ही मुराता रोते हुए ये कहता है कि मुजान यहाँ से भाग जाएगा, हमें जल्द ही कुछ करना होगा, तभी तांजीरो खड़ा हो जाता है। इधर एक काकुशी मुजान और इन लोगों की बैटल को दूर से देख रहा होता है। इधर ग्यूमी अपनी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की टेक्निक का इस्तेमाल करके देखता है कि मुजान के पास मल्टीपल ब्रेन्स और मल्टीपल हार्ट्स हैं और वो समझ जाता है कि इसी वजह से उसकी गर्दन को काटने का कोई फायदा नहीं है। ग्यूमी सोचता है कि अगर मैं ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को अनलॉक कर सकता हूँ तो शायद ये लोग भी कर सकते हैं और फिर वो सबसे कहता है कि मुजान की बॉडी की तरफ ध्यान से देखो और ओबनाई जैसे ही ऐसा करता है वो भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को थोड़ी देर के लिए अनलॉक कर लेता है। अब जैसे ही लगने लगता है कि ये लोग मुजान को आसानी से 1 घंटे के लिए रोक लेंगे तभी मुजान एक जोरदार हमला करता है जिसकी वजह से एकदम से सन्नाटा हो जाता है। वो काकुशी जो दूर खड़ा हुआ था वो देखता है कि सभी हशीरास गायब हो गए हैं और वो जैसे ही अपनी मुंडी चारों तरफ घुमाता है तो वो देखता है कि सभी हशीरास बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। ग्यू का तो एक हाथ भी कट जाता है। सिर्फ कनाव थी जो कि होश में थी। मुजान कनाव की तरफ आगे बढ़ता है। कनाव पूरी कोशिश करती है कि वो खड़ी होकर मुजान पर हमला करे बट उसे इतना ज्यादा डर लग रहा था कि वो वहाँ से हिल भी नहीं पाती है। मुजान जैसे ही कनाव को मारने वाला था कि तभी यहाँ पर तांजीरो आ जाता है जो कनाव को मुजान के अटैक से बचा लेता है और कनाव को उस काकुशी को देकर उसे कहता है कि इसका ख्याल रखना और फिर तांजीरो मुजान की तरफ बढ़ता है। मुजान तांजीरो को देखकर कहता है कि तुम बहुत ही भद्दे लग रहे हो तांजीरो, हम दोनों को देखकर ये कहना काफी मुश्किल है कि वास्तविक डीमन कौन है। और तांजीरो सिर्फ मुजान से ये कहता है चलो इसे खत्म करें मुजान। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि सुमियोशी की फैमिली और योरिची साथ में बैठे थे। सुमियोशी की पत्नी योरिची की ब्रीथिंग फॉर्म्स को देखना चाहती थी, इसलिए वो योरिची से पूछती है कि क्या वो उसे इसकी फॉर्म्स दिखा सकता है, जिस पर योरिची भी मान जाता है और इसके बाद योरिची सन ब्रीथिंग की 12 फॉर्म्स को परफॉर्म करता है। सुमियोशी योरिची की ब्रीथिंग फॉर्म को देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है। वो नोटिस करता है कि जब योरिची ब्रीथिंग फॉर्म्स को परफॉर्म कर रहा था तो वो बीच में सांस भी नहीं ले रहा था और इस समय पर योरिची एक इंसान की जगह स्पिरिट लग रहा था। सुयाको और उसका बच्चा योरिची की फॉर्म्स को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद जब योरिची वहाँ से जाता है तो वो सुमियोशी को अपनी इयररिंग्स देके जाता है और ये देखकर सुमियोशी समझ जाता है कि अब योरिची कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आएगा और ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। योरिची यहाँ से निकल ही रहा था कि तभी सुमियोशी उसे कहता है कि तुमने हमारी जान बचाई है, हम तुम्हारी लेगेसी को आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे।
रहेंगे। तुम्हारी जिंदगी बिना वैल्यू के नहीं है। तुम कभी भी ये मत सोचना कि तुमने कभी भी कुछ अकम्प्लिश नहीं किया। मैं तुम्हारी इयरिंग्स और सन ब्रीथिंग को आगे भी बढ़ाता रहूंगा। जिस पर योरिची थैंक यू कहकर वहां से चला जाता है। इधर प्रेजेंट में तांजीरो योरिची को थैंक यू कहता है उसके एंसेस्टर्स को बचाने के लिए, क्योंकि अगर योरिची उन्हें नहीं बचाता तो शायद आज तांजीरो जिंदा भी नहीं होता। तांजीरो योरिची को इस बात के लिए भी थैंक यू कहता है कि उसने तमायो को उस वक्त जिंदा जाने दिया था, क्योंकि इस समय तमायो ने उनकी बहुत मदद की है। तांजीरो कहता है कि मैं सन ब्रीथिंग की मदद से मुजान से लड़ सकता हूँ, और इस समय पर तांजीरो सन ब्रीथिंग की 13th फॉर्म के बारे में भी समझ गया था। तांजीरो को समझ में आता है कि सन ब्रीथिंग की 13th फॉर्म और कुछ नहीं बल्कि जब वो 12th फॉर्म को लगा ब्रीथिंग की 13th फॉर्म और कुछ नहीं बल्कि जब वो 12th फॉर्म को लगातार करता है तो उसी से 13th फॉर्म की उपलब्धि होती है। तांजीरो सोचता है कि मैं मुजान पर सन ब्रीथिंग की 12 फॉर्म से लगातार हमला करता रहूंगा जब तक सूरज उग नहीं जाता। अब तांजीरो जानता था कि ये करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी हालत भी खराब थी और मुजान भी बहुत ताकतवर था। तांजीरो सोचता है कि मैं योरिची जैसा नहीं हूँ, ना मेरे अंदर मेरे पिता जैसी स्किल है, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं सूरज उगने तक टिक पाऊंगा कि नहीं, और आखिर में मुजान को पीसेस में बंटने से कैसे रोकूंगा। क्या मैं वो कर पाऊंगा जो योरिची खुद नहीं कर पाया था। पर तांजीरो खुद को मोटिवेट करके मुजान पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, और इसके बाद वो मुजान पर हमला भी कर देता है। और जैसे ही तांजीरो मुजान की तरफ आगे बढ़ता है, मुजान भी उस पर हमला करता है, पर तांजीरो बड़े ही तेजी से उसके अटैक से बचकर मुजान के सामने आ जाता है। और मुजान जैसे ही तांजीरो को देखता है उसे उसके अंदर योरिची की स्पिरिट महसूस होती है। अब तांजीरो मुजान के काफी बगल में था, इसलिए उसी वक्त मुजान वहाँ पर शॉक वेव का हमला कर देता है, जिसकी वजह से तांजीरो को काफी चोट लगती है। तांजीरो देखता है कि मुजान के पीछे 9 ट्यूब्स लगे हैं, जिनकी मदद से वो किसी भी डायरेक्शन में हमला कर सकता है, और उसके जो अटैक करने की शेप है वो भी चेंज हो सकती है। पर फिर भी तांजीरो हार नहीं मानता। वो खुद को संभाल कर सन ब्रीथिंग को परफॉर्म करने लगता है, और तांजीरो सिर्फ यही सोच रहा होता है कि मैं सन ब्रीथिंग की 12 फॉर्म्स को कनेक्ट करके रहूंगा। इधर मुजान भी जब तांजीरो को देखता है कि वो अपने फुल पोटेंशियल से लड़ रहा है और अपनी पूरी जान लगा रहा है, तो वो समझ जाता है कि तांजीरो भी मरने वाला है, क्योंकि जब भी कोई क्रिएचर मरने की कगार पर आता है तो वो अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर लेता है। जैसे कि इस समय तांजीरो की स्वॉर्ड रेड में बदल गई थी बिना उसकी बहन के ब्लड के, और लगभग सभी हशीरास की भी स्वॉर्ड रेड में बदल गई है, यानी कहीं ना कहीं उनकी डेथ नजदीक है। अब तांजीरो नो डाउट बहुत अच्छा लड़ रहा था, बट मुजान भी जानता था कि योरिची और तांजीरो में बहुत अंतर है। इधर तांजीरो भी लगातार सन ब्रीथिंग की फॉर्म्स को परफॉर्म करते ही जा रहा था, और उसने अभी तक 6 फॉर्म्स को कनेक्ट कर दिया था। तांजीरो सोचता है कि मैंने 6 को तो कनेक्ट कर दिया, अब सिर्फ 6 और बाकी हैं। पर तांजीरो की हालत धीरे धीरे बहुत खराब होने लगती है। उसकी लंग्स, लिम्स और उसका दिल सब कुछ बहुत बुरी तरीके से डैमेज था। इधर कासुगा क्रू कहता है कि अभी 1 घंटा बाकी है सूरज उगने में। इधर जैसे ही तांजीरो थोड़ा लड़खड़ाता है, मुजान उस पर हमला कर देता है, बट यहाँ पर तांजीरो उसके अटैक से बच जाता है। तांजीरो सोचता है कि उसे किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसे सिर्फ फॉर्म्स को एक दूसरे के बाद कनेक्ट करते जाना है, और इसके बाद फिर से तांजीरो सन ब्रीथिंग की फॉर्म्स को परफॉर्म करने लगता है। मुजान नोटिस करता है कि तांजीरो की अटैक करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और फिर वो सोचता है कि ये लड़का कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। यहाँ पर ये योरिची की बात कर रहा था। इसके बाद फिर से मुजान शॉक वेव का हमला करता है, जिसकी वजह से तांजीरो को काफी चोट लगती है, और फिर मुजान उस पर अपने हाथों से हमला कर देता है, और ये अटैक तांजीरो को लगने ही वाला था कि तभी तांजीरो वहाँ से बड़े ही तेजी से हट जाता है। मुजान ये देखकर काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि तांजीरो की स्पीड धीरे हो गई है, और फिर वो सोचता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। उसकी स्पीड भी धीरे हो गई है और वो काफी थका हुआ है, फिर भी वो उसे क्यों नहीं हरा पा रहा है। और तभी मुजान को समझ में आ जाता है कि वो भी स्लो हो गया है। मुजान सोचता है कि 1-on-1 फाइट कभी भी इतनी लंबी नहीं चल सकती उसके खिलाफ, और खासकर एक ऐसे इंसान के खिलाफ जो कि बहुत जख्मी है। मुजान समझ जाता है कि तमायो ने ही कुछ किया होगा, इसलिए मुजान अपनी बॉडी में से तमायो के जो सेल्स बचे हुए थे उन्हें कनेक्ट करके तमायो से पूछने लगता है कि तुमने आखिर उस मेडिसिन में क्या मिलाया था। क्या वो डीमन को इंसान बनाने की नहीं थी? बट तमायो उसको नहीं बताती कि उसने उस ड्रग में क्या मिलाया था। मुजान तमायो के सभी सेल्स को क्रश करके उसकी मेमोरीज को रीड करने लगता है, जहाँ मुजान को देखता है कि शिनोबू एक पॉइजन बना रही होती है, जिसमें वो 2 पॉइजन मिक्स करती है। पहला पॉइजन तो डीमन को इंसान बनाने का था, और दूसरे पॉइजन में वो एजिंग पॉइजन मिला देती है, जिसके अंदर हर 1 मिनट में मुजान की एज 50 साल बढ़ जाएगी। और ये देखकर मुजान काफी शॉक हो जाता है। सिस्टम पार देंगे।
है और वो सोचता है कि इसीलिए वो हशीराज और इस बच्चे को हरा नहीं पा रहा है। और फिर मुजान कैलकुलेशन लगाने लगता है कि आखिर तमायो ने उसे ये ड्रग कब दिया था और उसे समझ में आता है कि लगभग 4 या 5 घंटे पहले उसके अंदर वो ड्रग गया था। और फिर वो अंदाजा लगाता है कि आखिर वो कितने साल का है और जहाँ पर उसे समझ में आता है कि वो इस समय पर 9000 साल का हो चुका है कि तभी काजुगाई कुरो कहता है कि 59 मिनट्स बचे हुए हैं सूरज उगने में। इधर तानजीरो अपनी सन ब्रीथिंग को परफॉर्म करने में लगा रहता है और एक के बाद एक फॉर्म्स को जोड़ता जाता है। अब ऑफ कोर्स मुजान को घबराहट होने लगती है क्योंकि उसकी बॉडी बूढ़ी हो रही थी, इसलिए वो गुस्से में तानजीरो पर हमला करने लगता है। पर तानजीरो फोकस के साथ सन ब्रीथिंग की 12 फॉर्म्स को कनेक्ट कर देता है और फिर तानजीरो सोचता है कि उसे इस साइकिल को रिपीट करते रहना होगा जब तक सूरज उग नहीं जाता। इधर यूशिरो को उसकी बिल्ली मिल जाती है जो कि मुजान ने काट दी थी, बट ऑफ कोर्स वो एक डीमन है तो उसे कुछ नहीं होता। यूशिरो आकर उसे सही कर देता है। इसके बाद यूशिरो और वो डीमन स्लेयर जाकर सभी हशीरास को सही करने लगते हैं। यूशिरो देखता है कि ग्योमी की हालत बहुत खराब हो गई है, उसका एक पैर कट चुका है। यूशिरो सोचता है कि अगर तानजीरो वहाँ पर अकेला लड़ता रहा तो वो जल्द ही मर जाएगा और फिर वो तमायो से कहता है कि तानजीरो को प्लीज प्रोटेक्ट करना तमायो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। इधर मुजान और तानजीरो बड़े ही तगड़े तरीके से लड़ रहे होते हैं। तानजीरो को समझ में आता है कि 12 फॉर्म्स को कनेक्ट करना इनफ नहीं है, उसे 12 फॉर्म्स को कनेक्ट करते हुए मुजान के उन पार्ट्स पर हमला करना होगा जो कि उसके कमजोर पॉइंट है, यानी उसके ब्रेन और हार्ट। इसलिए तानजीरो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की टेक्निक को अनलॉक करने की कोशिश करता है ताकि वो उसके अंदर उसके ब्रेन्स और हार्ट को देख सके। बट तानजीरो की हालत इतनी बुरी थी कि वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को अनलॉक ही नहीं कर पाता। बट तानजीरो हार नहीं मानता और वो अपनी स्मेल का इस्तेमाल करने लगता है मुजान के हार्ट और ब्रेन को नोटिस करने के लिए कि तभी तानजीरो का पैर फिसल जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है और उसी वक्त मुजान उस पर हमला कर देता है। बट वहाँ पर सही टाइम पर ओबनाई आ जाता है जो तानजीरो को बचा लेता है और जब तानजीरो देखता है कि उसे ओबनाई ने बचाया है तो वो उसे शुक्रिया कहता है और तानजीरो देखता है कि ओबनाई की दोनों आंखें बुरी तरीके से डैमेज हो गई हैं। तानजीरो ओबनाई से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, कि आखिर तुम देख कैसे पा रहे हो, जिस पर ओबनाई कहता है कि मुझे मेरा स्नेक गाबू रामारू गाइड कर रहा है। अब ऑफ कोर्स ये दोनों हवा में थे, इसी बात का मुजान फायदा उठाकर इन दोनों पर हमला कर देता है और मुजान का ये हमला इतना घातक होता है कि जो सामने की बिल्डिंग होती है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर मुजान ओबनाई पर भी हमला कर देता है। बट ऑफ कोर्स उसके साथ उसका स्नेक था जो मुजान के अटैक्स को पहले ही पढ़ के ओबनाई को बता देता है, जिसकी वजह से ओबनाई मुजान के सभी अटैक्स को आसानी से डॉज कर देता है और मुजान भी समझ जाता है कि जो वो स्नेक है वही उसके अटैक्स को पढ़ रहा है और इसके बाद ओबनाई सीधा मुजान पर हमला कर देता है। बट ऑफ कोर्स मुजान उसके अटैक को रोककर उसी पर ही हमला कर देता है। मुजान सोचता है कि एजिंग पोशन की वजह से मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, मैं अभी तक उसे एडप्ट नहीं कर पाया हूँ और उसे रिकवर करते हुए मेरी स्ट्रेंथ काफी कम हो रही है। इधर तानजीरो सोचता है कि सभी के अटैक्स ने मुजान को कमजोर कर दिया है बट अभी भी वो बहुत ताकतवर है, क्या हम दोनों मिलकर मुजान को हरा भी पाएंगे। कि तभी तानजीरो और ओबनाई देखते हैं कि मुजान की बॉडी चेंज हो रही है और मुजान भी देखता है कि उसकी बॉडी पर जो स्कार्स थे वो दिखने लगते हैं और तानजीरो को भी समझ में आ जाता है कि ये वही घाव है जो योरिची ने मुजान को दिए थे। हजारों सालों में भी मुजान इन्हें रिकवर नहीं कर पाया है। अब ऑफ कोर्स ये जो स्कार मुजान की बॉडी पे थे यही उसके वीक पॉइंट थे और तानजीरो भी मुजान के इन्हीं स्कार्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। मुजान सोचता है कि असली मॉन्स्टर वो था ना कि मैं। तानजीरो सोचता है कि सभी लोगों ने मुजान को बहुत कमजोर किया है, अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको खत्म कर दूं। तानजीरो देखता है कि जो मुजान के घाव हैं वो भी मूव कर रहे हैं, जिसे देखकर तानजीरो समझ जाता है कि इन्हीं पोजीशन पर उसके ब्रेन्स और हार्ट्स हैं। अब ये तानजीरो के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को अनलॉक नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसे मुजान के हार्ट्स और ब्रेन्स को देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। बट अब उसे बिना ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में जाए उसके वीक पॉइंट्स दिख रहे थे। बट तानजीरो के लिए यहाँ पर एक दिक्कत थी जो कि थी ओबनाई की आंखें, क्योंकि ओबनाई की आंखें बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी और काबू रामारू इतनी अच्छी तरीके से मदद नहीं कर पा रहा था। कि तभी तानजीरो की नजर यूशिरो की आइस पर जाती है। तानजीरो जल्दी से जाकर यूशिरो की आइस को उठा लेता है कि तभी वहाँ पर कासुगाई ग्रो आकर कहता है कि 45 मिनट सूरज उगने के लिए बचे हैं और ये सुनते
सुनते ही मुजान वहाँ से भागने लगता है। तांजिरो जल्दी से ओबनाई को बताता है कि मुजान यहाँ से भाग रहा है और ये सुनकर ओबनाई और तांजिरो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। मुजान भागते हुए बहुत सारे डीमन स्लेयर्स की बॉडी को बहुत बुरी तरीके से कुचल देता है। जिसे देखकर तांजिरो को बहुत गुस्सा आता है और वो भागते भागते उन सभी डीमन स्लेयर्स की स्वॉर्ड को उठाकर मुजान की ओर फेंकने लगता है, जिसकी वजह से मुजान का ध्यान जैसे ही तांजिरो की तरफ जाता है तभी ऊपर से आकर ओबनाई उसकी गर्दन में अपनी स्वॉर्ड को घुसेड़ देता है और फिर तांजिरो आकर मुजान की जो पीछे की ट्यूब्स होती हैं उन्हें काटने लगता है। तांजिरो के हाथ में यूशिरो की आईज होती हैं जिनको वो ओबनाई को दे देता है कि उसी वक्त मुजान वहाँ पर शॉक वेव का हमला कर देता है, जिसकी वजह से तांजिरो के हाथ में जो यूशिरो की आईज थी वो छूट जाती हैं। बट ओबनाई अपनी स्नेक की मदद से उन आईज को ले लेता है, जिसकी मदद से वो अपनी स्नेक के विजन को शेयर कर पा रहा था और इसके बाद ये दोनों मुजान पर हमला करने लगते हैं। अब ये दोनों बहुत ही तगड़े तरीके से मुजान से लड़ने लगते हैं। मुजान नोटिस करता है कि उसकी सांसें फूल रही हैं और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी कम हो रही है। मुजान को खुद की सिचुएशन पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इधर हमें टाउन के बाहर नेज़ुको को दिखाया जाता है जो कि इंसान में बदल रही होती है। नेज़ुको धीरे धीरे उसी टाउन की तरफ आने लगती है जहाँ पर मुजान और सभी लोग लड़ रहे होते हैं। नेज़ुको को उसका पूरा पास्ट याद आने लगता है और उसे वो भी समय याद आ जाता है जब मुजान ने उसकी फैमिली पर हमला करा था। मुजान ने तांजिरो की फैमिली पर इसलिए हमला किया था क्योंकि वो डीमंस बनाना चाहता था जो कि सन को कॉन्करर कर सके, पर तांजिरो की फैमिली मुजान के थोड़े ही ब्लड से खत्म हो जाती है, सिर्फ नेज़ुको को छोड़ के। इसके बाद नेज़ुको को वो सभी लोग दिखते हैं जो कि उसे इस जर्नी के दौरान मिले थे और फिर वो कहती है कि मैं नेज़ुको कमांडो हूँ, एक डीमन ने मेरी फैमिली को मार दिया था। इधर ओबनाई और तांजिरो मुजान को रोके रखे थे कि तभी मुजान को महसूस होता है कि बाकी के हशीराज भी अभी जिंदा हैं। मुजान समझ जाता है कि जो तमायो का डीमन है वो उन्हें ट्रीट कर रहा है ताकि वो लड़ सके कि तभी काजुकाइरो आके कहता है कि 35 मिनट बचे हुए हैं सूरज उगने के लिए। अब मुजान समझ जाता है कि उसे रिस्क लेना नहीं चाहिए और फिर वो तांजिरो और ओबनाई को दूर करके और फिर वो खुद की बॉडी को स्प्लिट करने के लिए तैयार होने लगता है और ये देखकर ओबनाई और तांजिरो काफी घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर एक बार मुजान ने खुद की बॉडी स्प्लिट कर ली तो उनके लिए मुजान के बॉडी पार्ट्स को काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कि तभी एकदम से मुजान रुक जाता है और ये देखकर तांजिरो भी काफी शॉक हो जाता है और मुजान भी। तांजिरो सोचता है कि मुजान आखिर रुक क्यों गया और मुजान सोचता है कि मेरी बॉडी डिवाइड क्यों नहीं हो रही है। अब फिर से उसे समझ में आता है कि तमायो ने उसके ड्रग में 2 पॉइजन नहीं बल्कि 3 मिलाए थे, जिस पर तमायो उसे करेक्ट करते हुए कहती है कि 3 नहीं बल्कि 4 और तभी मुजान के मुंह में से खून निकलने लगता है। तमायो कहती है कि मैंने उस ड्रग में चौथा पॉइजन सेल्फ डिस्ट्रक्शन का मिलाया था। मुजान सोचता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं थी जो मुझे डैमेज कर सके। रेड सॉर्ट से भी जो हमला होता था मैं उसे जल्दी रीजनरेट कर लेता था, बट इन 4 ड्रग्स ने मुझे पूरी तरीके से झंझोल के रख दिया है। अब इन ड्रग्स को एनालाइज करके काउंटर करने में बहुत टाइम लगने वाला था। अब तांजिरो जैसे ही देखता है कि मुजान के मुंह में से खून निकल रहा है तो वो जल्दी से जाकर मुजान पर हमला करने की कोशिश करता है कि तभी मुजान एक बहुत बड़ी शॉक वेव खुद के अंदर से निकालता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से तबाही मच जाती है और इस शॉक वेव का हमला आइस की वजह से किरिया के यहाँ भी पहुँच जाता है। अब ऑफ कोर्स तांजिरो की हालत तो मरने जितनी हो चुकी थी, उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी और ओबनाई भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। मुजान यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर इनोस्के आ जाता है जो कि बीस्ट ब्रीथिंग की 4th फैंग स्लैश एंड डाइस का हमला करता है मुजान पर, बट ऑफ कोर्स मुजान को इससे ज्यादा असर नहीं होता। अब मुजान भी काफी कमजोर हो गया था। इनोस्के यहाँ पर बहुत गुस्से में होता है क्योंकि मुजान की वजह से उसके काफी साथियों की डेथ हो गई थी जिनके साथ उसने साथ में बैठ के खाना खाया था। इनोस्के कहता है कि तुमने मेरे जितने भी साथियों को मारा था उन्हें वापस दे दो और अगर नहीं दे सकते तो उनका भुगतान तुम अपनी जिंदगी से दोगे। और उसके बाद इनोस्के मुजान पर हमला कर देता है और मुजान भी इनोस्के पर हमला कर देता है और ऑफ कोर्स इनोस्के में इतनी ताकत नहीं थी कि वो मुजान का सामना कर सके। मुजान जल्दी इनोस्के को अपने आर्म्स की मदद से पकड़ लेता है। तांजिरो बहुत कोशिश करता है कि वो खड़ा होकर इनोस्के की मदद कर सके, बट ऑफ कोर्स उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि तभी वहाँ पर ज़ेनित्सु आ जाता है जो इनोस्के को मुजान के अटैक से छुड़ा लेता है। ज़ेनित्सु को तांजिरो की हार्ट बीट अभी भी सुनाई दे रही थी। वो तांजिरो को हौसला रखने के लिए कहता है। ज़ेनित्सु कहता है कि तांजिरो जिंदा रहने पर फोकस करो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तुम यहाँ पर नहीं मर सकते। नेज़ुको द्वारा इंसान बनेगी और हम सब अपने घर जाएंगे। कि तभी मुजान ज़ेनित्सु पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और वो एक और हमला जैसे ही ज़ेनित्सु पर करता है कि तभी वहाँ पर इनोस्के आकर ज़ेनित्सु को बचा लेता है। बट ऑफ कोर्स इन दोनों में इतनी ताकत कहाँ है कि ये मुजान का सामना कर सके। मुजान इन दोनों को अपने अटैक से बहुत दूर फेंक देता है। तांजिरो सोचता है कि अगर कोई ब्लड डीमन आर्ट उसके नर्वस सिस्टम को अटैक कर रहा है तो निचरन सॉर्ट उस पर काम करनी चाहिए। इसके बाद तांजिरो निचरन सॉर्ट से खुद
खुद पर हमला करता है। वो इस चीज का ध्यान रखता है कि कहीं उसके वाइटल पॉइंट्स पर ना लग जाए, और वो जैसे ही खुद पर हमला करता है वो थोड़ा थोड़ा सही होने लगता है। इधर मुजान भी बहुत बुरी तरीके से थक चुका होता है और वो सोचता है कि जो इनोस्के और जेनित्सु हैं वो मर गए होंगे। तभी वो दोनों खड़े हो जाते हैं और मुजान को बाकी हशीरास की भी प्रेजेंस महसूस होने लगती है और हम देखते हैं कि ग्यू और ग्योमी मुजान की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। इधर इनोस्के और जेनित्सु लगातार मुजान पर हमला कर रहे होते हैं। इनोस्के और जेनित्सु की हालत बहुत खराब थी, फिर भी वो मुजान पर एक के बाद एक हमले करते जा रहे थे। उनके अटैक से ज्यादा कुछ असर तो नहीं हो रहा था, फिर भी वो मुजान को यहाँ पर काफी देर तक रोके रखते हैं। इनोस्के जैसे ही मुजान पर हमला करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, उसी वक्त मुजान फिर से शॉक वेव से हमला कर देता है और उसकी रेंज में इनोस्के आने ही वाला था कि तभी वहाँ पर तांजीरो आ जाता है, क्योंकि फिर से अपनी सन ब्रीथिंग की 12th फॉर्म्स को एक के बाद एक परफॉर्म करता जाता है। तांजीरो नोटिस करता है कि जो मुजान है वो शॉक वेव को लगातार नहीं कर सकता, उसे शॉक वेव को जनरेट करने के लिए टाइम लगता है और उसके बाद तांजीरो फिर से सन ब्रीथिंग परफॉर्म करने लगता है, बट ऑफ कोर्स उसकी हालत बहुत खराब थी। तांजीरो मुजान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं और इसी का फायदा उठाकर मुजान जैसे ही तांजीरो पर हमला करता है, इनोस्के आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद ये तीनों के तीनों उस पर लगातार हमला करने लगते हैं और भाई साहब जब ये एनिमेट होगा ये देखने में तो अलग ही मजा आएगा। ये तीनों मुजान पर काफी डेडली अटैक्स करते हैं, बट ऑफ कोर्स मुजान अभी भी हार नहीं मानता। वो सबसे पहले इनोस्के को दूर फेंकता है और उसके बाद जेनित्सु को, बट तांजीरो मुजान को एक कुन्ने में जाकर घेर लेता है और उसके सीने में अपनी तलवार घुसेड़ देता है। अब तांजीरो भी इस पॉइंट पर आ गया था कि वो इसके आगे अपनी किसी भी टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुजान जैसे ही अपने आर्म्स और ट्यूब्स का इस्तेमाल करता है तांजीरो पर हमला करने के लिए, वो देखता है कि उसके एक साइड के आर्म्स और ट्यूब को मित्सुरी ने पकड़ लिया है और मित्सुरी उसके आर्म्स और ट्यूब्स को उखाड़ देती है और जैसे ही मुजान राइट साइड से हमला करने की कोशिश करता है, उस साइड से सानेमी आकर उन सभी ट्यूब्स और आर्म्स को काट देता है। अब ऑफ कोर्स मुजान के अंदर इतनी पावर नहीं थी कि वो उन्हें रीजनरेट कर सके, इसलिए मुजान अपने मुंह के शेप को ही चेंज कर लेता है ताकि वो तांजीरो को इनगल्फ कर सके। कि तभी तांजीरो के सामने ओबनाई आ जाता है जो खुद मुजान के जबड़ों में आ जाता है और उसी वक्त सूरज उगने लगता है और जैसे ही मुजान सूरज को देखता है वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और सोचता है कि उसे जल्दी से कुछ करना होगा और उसी वक्त मुजान एक और शॉक वेव को प्रोड्यूस करता है। इस शॉक वेव की वजह से सानेमी, ओबनाई और मित्सुरी बहुत दूर जाकर गिरते हैं और साथ में तांजीरो का जो एक हाथ होता है वो भी कट जाता है। बट यहाँ पर तांजीरो अपने एक हाथ से उस तलवार को पकड़े रहता है और उसे रेड स्वॉर्ड में बदलने की कोशिश करता है, बट ऑफ कोर्स एक हाथ से ये करना पॉसिबल नहीं था कि तभी वहाँ पर ग्यू आ जाता है और मुजान भी अपनी शॉक वेव को लगातार प्रोड्यूस कर रहा होता है, बट ये दोनों मिलकर उस स्वॉर्ड को रेड में बदल देते हैं और उसी समय सूरज की रोशनी मुजान पर पड़ जाती है। मुजान सोचता है कि क्या उसे खुद की बॉडी को छोटा कर लेना चाहिए, बट वो सोचता है कि अगर उसने ऐसा किया तो सूरज की रोशनी में वो पल भर में ही राख बन जाएगा और फिर वो डिसाइड करता है कि वो खुद की बॉडी को फ्लैश के आर्मर से प्रोटेक्ट करेगा और उसके बाद मुजान एक बहुत बड़े बेबी में बदल जाता है और मुजान अपने अंदर तांजीरो को भी समा लेता है और फिर वो ग्यू को धक्का देकर यहाँ से भागने लगता है। क्रिया छोटे रैंक वाले डीमन स्लेयर्स को ऑर्डर देता है कि वो मुजान के ऊपर बहुत बड़े बड़े ब्लॉक पटके, बट इसका कोई फायदा नहीं था। इसके बाद कुछ काकुशी गाड़ी लेकर मुजान में भेड़ देते हैं, बट इसका भी कोई फायदा नहीं था। मुजान उन गाड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद कुछ काकुशी बड़ी सी बस को मुजान के आगे लगा देते हैं और उसे पीछे धकेलने लगते हैं। काकुशी अपनी पूरी जान लगाने लगते हैं क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब हशीरास में इतनी ताकत नहीं है कि वो लड़ सके, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर मुजान को पीछे धकेलने लगते हैं। मुजान अपने बड़े बड़े हाथों से जैसे ही उन काकुशी पर हमला करने वाला होता है, वहाँ पर सानेमी आकर उसके हाथ को काट देता है, बट ऑफ कोर्स सानेमी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो मुजान को पूरी तरीके से काट सके और मुजान की जो ये फ्लैश था वो भी काफी हार्ड था और उसी वक्त पीछे से ग्योमी आ जाता है जो चेन की मदद से मुजान के सिर को पकड़कर पीछे खींचने लगता है और वो उसे नीचे पटकने में सक्षम हो जाते हैं, बट मुजान भी रुकता नहीं है। वो नीचे गड्ढा खोदने लगता है ताकि वो जमीन के नीचे जाकर छुप सके। ग्योमी बहुत कोशिश करता है कि वो चेन्स की मदद से उसे ऊपर खींच सके और सानेमी, ग्यू और ओबनाई तीनों जाकर उस पर हमला करते हैं, बट ऑफ कोर्स मुजान का ये जो फ्लैश आर्मर था वो काफी सख्त था। मुजान धीरे धीरे जमीन के अंदर जाने लगता है और ग्योमी की जो चेन होती है वो भी टूट जाती है, बट यहाँ पर सही टाइम पर जमीन के अंदर जाने लगता है और ग्योमी की जो चेन होती है वो भी टूट जाती है, बट यहाँ पर सही टाइम पर तांजीरो जो कि
मुजान की बॉडी के अंदर ही था, वो मुजान के सिर में मुक्का देके मारता है, जिसकी वजह से मुजान ऊपर उठ जाता है और वो सूरज की रोशनी में आ जाता है। और इसके बाद मुजान धीरे धीरे पूरी तरीके से जल कर राख हो जाता है। और जैसे ही सब लोग देखते हैं कि मुजान राख बन गया है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। बट वो जल्दी इस खुशी को मना के सभी लोगों को ठीक करने में लग जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स हशीरास की हालत काफी खराब थी। ग्योमी को जो डीमन स्लेयर्स ठीक करने आए थे, ग्योमी उनसे कहता है कि मेडिसिन को मुझ पर बर्बाद मत करो, इन मेडिसिन का इस्तेमाल किसी और को सही करने में लगूं, ये मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है। और इसके बाद ग्योमी मर जाता है। इसके बाद ग्योमी को हम आफ्टर लाइफ में देखते हैं, जहाँ पर वो उन्हीं बच्चों से मिलता है जिनको वो पाला करता था अपने अनाथ आश्रम में। वो सभी बच्चे ग्योमी से माफी मांगते हैं और उसे बताते हैं कि उस रात वो उन्हें डर के मारे छोड़ के नहीं भागे थे, बल्कि वो तो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते थे, क्योंकि वो ब्लाइंड थे। वो बताते हैं कि हम लोग तो बाहर वेपन लेने गए थे और लोगों को मदद के लिए बनाने गए थे। हम आपसे माफी चाहते हैं कि हमारी वजह से काइगाकू बाहर गया था और उसकी वजह से ही डीमन आया था। और ये सब सुनकर ग्योमी भी रोने लगता है और वो उन सब बच्चों को माफ करके उनके साथ हेवन चला जाता है। और जैसे ही ग्योमी मरता है, उसके आसपास के जो भी डीमन स्लेयर होते हैं वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगते हैं। इधर ओबनाई और मित्सुरी भी साथ में होते हैं, जो कि अपने आखिरी पल साथ में बिता रहे थे। और वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि जब वो दोनों रिबॉर्न होंगे तो वो एक दूसरे से ही शादी करेंगे और एक दूसरे की रक्षा करेंगे। इसके बाद सानेमी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक साइड तो गैन्या और उसके सभी भाई हंसी खुशी खेल रहे हैं, पर दूसरी साइड उसकी माँ डार्कनेस में छुप रही है। सानेमी अपनी माँ से कहता है कि माँ आप मेरे साथ चलिए गैन्या के पास, बट उसकी माँ मना करते हुए कहती है कि मैं हेवन में नहीं जा सकती, मैंने अपने बच्चों को दुख पहुंचाया है, मुझे तो जहन्नुम में जाना होगा। और ये सुनकर सानेमी कहता है तो चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर हेल में ले जाता हूँ। अगर मैं आपको अकेला छोड़ दूंगा तो गैन्या मुझसे नाराज हो जाएगा। कि तभी वहाँ पर सानेमी के पिता आ जाते हैं, जो कि सानेमी का हाथ पकड़कर उसे पीछे धकेल देते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे साथ किसी भी जगह पर नहीं जा सकते हो, ना तुम स्वर्ग में जाओगे ना तुम जहन्नुम में। और उसी वक्त सानेमी की आंख खुल जाती है। तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि सानेमी के डैड ने ये क्यों कहा था कि तुम ना स्वर्ग में जा सकते हो ना नरक में, क्योंकि अभी सानेमी के मरने का टाइम नहीं था। इधर इनोस्के को भी कुछ लोग सही कर रहे होते हैं और जेनित्सु को भी। और इसके बाद ग्यू को दिखाया जाता है, जो कि तांजीरो को ढूंढ रहा होता है। कुछ काकुशी आकर उसे कहते हैं कि आपको मूव नहीं करना चाहिए, आपका काफी ब्लड निकल रहा है। बट ग्यू को तो सिर्फ तांजीरो की चिंता हो रही थी। और तभी ग्यू की नजर तांजीरो पर जाती है, जहाँ वो देखता है कि तांजीरो सांस नहीं ले रहा है और ना उसकी पल्सेस चल रही हैं। और ये देखकर वो काफी उदास हो जाता है। वो तांजीरो से कहता है कि मैं तुम्हें बचाने में फेल हो गया, मुझे हमेशा दूसरों से प्रोटेक्शन मिलती है, मैं किसी को भी प्रोटेक्शन नहीं दे पाता, मेरी वजह से तुम मारे गए हो तांजीरो। और उसी वक्त वहाँ पर नेजुको आ जाती है, जो तांजीरो की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। तो इसके बाद हमें मुजान के पास्ट के बारे में बताया जाता है कि जब मुजान अपनी माँ के पेट में था तो उसका दिल कई बार धड़कना बंद हो गया था, और जब वो पैदा हुआ था तब वो मरा हुआ पैदा हुआ था। और जब उसकी फैमिली वाले उसे जलाने जा रहे थे, उसी वक्त मुजान जिंदा हो गया था। मुजान सोचता है कि डीमन स्लेयर के मास्टर ने सही कहा था, फीलिंग्स इटर्नल और अनडाइंग होती हैं। मुझे एक भी इंसान याद नहीं जिसको मैंने मारा था, बट उनकी फीलिंग्स पास ऑन होती रही और उन्हीं की वजह से मैं आज हार गया हूँ। मैं भी खत्म होने वाला हूँ, बट मेरी भी फीलिंग्स इटर्नल और अनडाइंग होंगी। इस बच्चे के अंदर मैं अपनी सभी फीलिंग्स को डाल रहा हूँ। और हम देखते हैं कि जब तांजीरो मुजान के अंदर था, मुजान ने अपने पूरे ब्लड को तांजीरो के अंदर ट्रांसफर कर दिया था। और मुजान मरते हुए लास्ट में ये कहा जाता है कि तांजीरो कमाडो, कि तुम सन को कॉन्करर करोगे और इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन बनोगे, यानी किंग्स ऑफ डीमन। तुम मरोगे नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। और तांजीरो तुम मेरे ड्रीम को पूरा करना। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर तांजीरो की आंख एकदम खुल जाती है और उसकी आंख बिल्कुल डीमन जैसी हो चुकी थी। और उसी सेकंड तांजीरो का जो हाथ कट चुका था वो रीजनरेट हो जाता है और वो उस हाथ से एक काकुशी पर भी हमला कर देता है। वो तो सही टाइम पर ग्यू आकर उसे बचा लेता है। तांजीरो के बगल में जो काकुशी खड़े थे उन्हें समझ में ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। कि तभी एक काकुशी की नजर तांजीरो पर जाती है, जहाँ वो देखती है कि तांजीरो पूरी तरीके से डीमन में बदल गया है। उस काकुशी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि तांजीरो डीमन बन चुका है। तांजीरो जैसे ही उस काकुशी पर हमला करने जाता है, उस पर सूरज की रोशनी पड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो जलने लगता है। ग्यू चिल्लाकर कहता है कि जो लड़ सकता है वो जल्दी से हथियारों को उठा ले और यहाँ पर आ जाए। अब ऑफ कोर्स इस टाइम पर सिर्फ यूशिरो, जेनित्सु, इनोस्के और सानेमी बचे थे, जिसमें से यूशिरो तो सनलाइट में बाहर नहीं आ सकता था और सानेमी बेहोश चला था। यानी अब सिर्फ इनोस्के, जेनित्सु और ग्यू ही थे जिनको अब तांजीरो से लड़ना था। तांजीरो की बॉडी भी सनलाइट में जलने लगती है, इसलिए वो जल्दी से छुपने की कोशिश करता है, बट ग्यू जाकर उसे पकड़ लेता है और उसे सूरज की रोशनी में ले आता है। ग्यू को तांजीरो को मारने में बहुत दुख हो रहा था कि तभी ग्यू नोटिस करता है कि तांजीरो जलना बंद हो चुका है, यानी उसे सूरज की रोशनी से भी कुछ नहीं हो रहा। और उसके
बाद तांजीरो ग्यू पर हमला कर देता है और वो जैसे ही ग्यू को खत्म करने वाला होता है, इनोस्के आकर तांजीरो पर हमला कर देता है और ग्यू को बचा लेता है। इनोस्के तांजीरो को समझाने लगता है कि ये हमारा साथी है, तुम ये क्या कर रहे हो। और तभी इनोस्के भी देखता है कि तांजीरो डीमन बदल चुका है। ज़ेनात्सु जानता था कि यहाँ पर किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं बची है कि वो अब तांजीरो से लड़ सके, बट इनोस्के तांजीरो का सामना करने की कोशिश करता है। इनोस्के सोचता है चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तांजीरो को रोकना ही होगा। भले ही ये मेरा दोस्त है, बट अब ये एक डीमन बन चुका है, मुझे इसे खत्म करना ही होगा। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम इनोस्के तांजीरो का सही नाम लेता है। बट ऑफ कोर्स इनोस्के भले ही बाहर से कितना भी खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाते, अंदर से वो बहुत मुलायम है। इनोस्के तांजीरो पर हमला नहीं कर पाता और खुद की शॉट्स को नीचे करने लगता है, बट तांजीरो नहीं लगता। वो इनोस्के पर झपट पड़ता है, बट वहाँ पर सही टाइम पर नेजुको आ जाती है, जो खुद को तांजीरो से बाइट करवा लेती है, बट वो इनोस्के और ग्यू को बचा लेती है। नेजुको आकर तांजीरो को समझाने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। और फिर वो तांजीरो से माफी मांगने लगती है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा। और वो तांजीरो से कहती है ये खत्म हो चुका है, तुम डीमन में मत बदलो, चलो हम अपने घर वापस चलते हैं। बट तांजीरो नहीं रखता और वो नेजुको को खरोंचने लगता है कि तभी ज़ेनात्सु भी तांजीरो से आकर चिपक जाता है और वो भी तांजीरो को समझाने लगता है कि ये तुम्हारी बहन नेजुको है, वो वापस इंसान बच चुकी है, तुम ये क्या कर रहे हो। बट तांजीरो अभी भी होश में नहीं आया था। तांजीरो जैसे ही गुर्राता है, उसी वक्त इनोस्के आकर उसके सिर पर चांटा दे के मारता है और कहता है कि बार बार चिल्लाना बंद करो और नेजुको को नुकसान मत पहुंचाओ, वो तुम्हारी बहन है। और इसके बाद इनोस्के एक के बाद एक मुक्का तांजीरो में देते जाता है कि तभी तांजीरो गुस्से में वही शॉकवेव जनरेट करता है जो मुजान जनरेट करता था, जिसकी वजह से ज़ेनात्सु, इनोस्के और ग्यू बहुत दूर जाकर गिरते हैं। और इसके बाद तांजीरो के पीछे से भी बहुत सारे स्केलेटन टाइप्स ट्यूब निकल आते हैं। बट यहाँ पर नेजुको थी जो कि अभी भी तांजीरो से चिपकी होती है और उसे समझा रही होती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो बड़े भाई। तो तांजीरो ज़ेनात्सु पर अपने ट्यूब से हमला करने लगता है, बट सही टाइम पर ग्यू आकर उसे बचा लेता है। ग्यू सोचता है कि उसने नेजुको को काट लिया है और उसे ब्लड का टेस्ट भी अब मिल चुका है, अब पीछे जाने का कोई फायदा नहीं, मुझे तांजीरो को मारना ही होगा, इससे पहले वो किसी और को मारे। बट ग्यू सोचता है कि वो तांजीरो को आखिर हराएगा कैसे, क्योंकि तांजीरो पर ना तो सनलाइट का कुछ असर हो रहा था, ना ब्राइट रेड शॉट का। उसे मारने का कोई भी उपाय ग्यू को नहीं सूझ रहा था कि उसी वक्त तांजीरो अपने मुंह से एक बीम को जनरेट करने लगता है कि उसी वक्त नेजुको चिल्लाकर कहती है कि किसी को मत मारो प्लीज ब्रदर। पर तांजीरो नहीं रुकता और अपनी बीम को जनरेट करता रहता है और उस बीम को डाइवर्ट करने के लिए नेजुको अपना हाथ आगे कर देती है, जिसकी वजह से वो बीम ग्यू में जाकर नहीं लगती। बट उस अटैक को डाइवर्ट करने की वजह से नेजुको का जो हाथ होता है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। ग्यू जैसे ही तांजीरो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, ग्यू नोटिस करता है कि तांजीरो नेजुको पर हमला नहीं कर रहा है, जबकि जो नेजुको है वो उसके सामने ही ब्लीड कर रही है। मतलब अगर तांजीरो पूरी तरीके से डीमन बदल चुका होता तो वो सबसे पहले नेजुको को खा जाता, जिसे ग्यू समझ जाता है कि तांजीरो अभी भी लड़ने की कोशिश कर रहा है। इधर यूशिरो ये सब दूर से देख रहा होता है और वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मुजान ने मरते हुए भी एक और मुसीबत खड़ी कर दी। कि तभी यूशिरो की नजर कनाओ पर जाती है, जो कि लंगड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। कनाओ अपने पास से एक सिरम निकालती है जो उसे शिनोबू ने दी थी नेजुको के लिए, क्योंकि शिनोबू को डर था कि नेजुको को जो मेडिसिन दी गई है वो इनफ नहीं है उसे ह्यूमन बनाने के लिए। इसलिए शिनोबू कनाओ को वो मेडिसिन देती है ताकि अगर कोई भी गड़बड़ हो तो वो नेजुको को ये मेडिसिन दे सके। बट इस टाइम पर ये सिरम नेजुको को नहीं बल्कि तांजीरो को देने की जरूरत है। इसके बाद कनाओ फ्लावर ब्रीथिंग की फाइनल फॉर्म का इस्तेमाल करती है, जिसके अंदर यूजर की आई साइट भी जा सकती है। बट इस अटैक को करने के बाद सभी चीजें स्लो हो जाती हैं। इसके बाद कनाओ बड़ी ही तेजी से तांजीरो की तरफ आगे बढ़ती है। तांजीरो कनाओ पर हमला तो करता है, बट ऑफकोर्स कनाओ उसके अटैक से बचकर वो सिरम तांजीरो को लगा देती है और कनाओ कहती है कि बहुत हो गया तांजीरो, अब वापस आ जाओ, तुम नेजुको को रुला नहीं सकते। कि तभी तांजीरो को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। तांजीरो को मुजान के ककून में होश आता है, जहाँ पर वो कहता है कि मुझे घर जाना होगा। बट ऑफ कोर्स उसके अंदर मुजान का ब्लड था, तो मुजान उसे रोकने की कोशिश करता है। मुजान तांजीरो से कहता है कि तुम्हारी फैमिली मर चुकी है और तुम्हारे साथी भी मर चुके हैं, तो तुम घर जाकर आखिर क्या करोगे। तांजीरो कहता है कि नहीं, मेरे अंदर अभी भी उनकी मेमोरीज हैं और नेजुको भी अभी जिंदा है, मुझे घर जाना ही होगा। मुजान तांजीरो को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि जाने का कोई फायदा नहीं है, सब लोग मर चुके हैं, सब लोग तुमसे नफरत करते हैं, अगर तुम वहाँ पर चले भी गए तो कोई फायदा नहीं होगा। पर तांजीरो मुजान की बात नहीं सुनता और इस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसके बाद मुजान फिर से तांजीरो को कन्विंस करता है डीमन बनने के लिए। वो उसे वही चीजें बताने लगता है कि अगर तुम डीमन बन जाओगे तो तुम हमेशा जिंदा रहोगे और तुम कभी भी मरोगे नहीं। बट तांजीरो को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो सिर्फ अपनी बहन नेजुको और अपने दोस्तों से मिलना चाहता था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि तांजीरो को ऊपर उठाने के लिए उन सभी का हाथ आ जाता है जो कि उसे इस जर्नी में मिले थे और अब वो मर
चुके हैं और ऊपर से तांजीरो को नेजुको खींचने लगती है। मुसान तांजीरो से भीख मांगता रह जाता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मेरी आखिरी एक उम्मीद हो। बट ऑफ कोर्स तांजीरो उसकी नहीं सुनता और होश में आ जाता है। होश में आकर वो सबसे माफी मांगता है, उसकी वजह से वो सब लोग इंजर्ड हो गए। तांजीरो को वापस आकर देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। इनोसुके को तो कहता है कि तुम में इतनी दम कहाँ है कि तुम मुझे इंजर्ड कर सको, और ज़ेनात्सु कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे और मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाया है। और इसके बाद ये सभी लोग खुश होने लगते हैं। तांजीरो की नजर कनाओ पर जाती है जो कि अभी जिंदा थी। इधर यूशिरो भी काफी खुश हो जाता है कि फाइनली ये सब खत्म हो गया और सभी लोग खुश हैं। इसके बाद हमें 3 महीने का सीन दिखाया जाता है बटरफ्लाई मैंशन का। यहाँ पर तांजीरो, नेजुको, इनोसुके और ज़ेनात्सु आराम कर रहे होते हैं। ज़ेनात्सु और इनोसुके तो घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं और तांजीरो और नेजुको जग रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि तांजीरो का जो लेफ्ट हैंड था जो कि कट चुका था, वो तांजीरो ने रीजनरेट तो कर लिया था डीमन बनने के बाद, बट जैसे ही वो नॉर्मल हुआ वो हाथ बिल्कुल बूढ़ों की तरह हो गया है और जो उसकी एक आंख थी जिसको कि मुजान ने डैमेज कर दिया था उससे वो अब देख नहीं पाता है। इसके बाद तांजीरो नेजुको से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर नेजुको बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद तांजीरो नेजुको से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसके ऊपर घाव आ गए थे। जिस पर नेजुको कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर तुमने अगली बार ऐसा किया तो मैं तुम्हारे सिर को फोड़ दूंगी। तांजीरो नेजुको को बताता है कि यूशिरो उससे मिलने आया था, जहाँ यूशिरो ने उसे बताया था कि हम काफी लकी थे कि हमारे पास शिनोबु की मेडिसिन थी। यूशिरो ने तांजीरो को बताया था कि डीमन बनने के बाद उसने सबसे पहले नेजुको को काटा था। अगर कोई और इंसान होता तो वो भी डीमन में बदल जाता, बट ऑफ कोर्स वो नेजुको थी जिसके अंदर शिनोबु ने पहले ही मेडिसिन डाल दी थी जो कि डीमंस को इंसान में बदल देती है, जिसकी वजह से वो डीमन नहीं बदली थी। यानी उसके अंदर जो मेडिसिन डाली गई थी उसने एंटीबॉडीज की तरह काम किया था। उसने कहा था कि हम शिनोबु के ड्रग के बिना नेजुको को कभी भी इंसान नहीं बना पाते, तुम काफी लकी हो। इसके बाद वो तांजीरो की भी तारीफ करता है कि तुम्हारे पास बहुत तगड़ी पोटेंशियल है एज अ डीमन, तुमने सन को भी कॉन्कर कर लिया था और तुम मुजान से भी ज्यादा ताकतवर थे, बट मुझे ये देखकर काफी खुशी हुई कि तुमने खुद पर कंट्रोल कर लिया था। अब जैसे ही तांजीरो खुद की तारीफ सुनता है तो वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो दूसरे लोगों से मदद मिली थी। क्यों उसी वक्त यूशिरो कह देता है कि मैं मजाक कर रहा था, जो भी मैंने कहा था उसे सीरियस मत लेना, तुम्हें देखते ही मुझे घिन छूटती है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इसके बाद यूशिरो यहाँ से जाने लगता है कि तभी तांजीरो उससे कहता है कि यूशिरो मरना मत, तुम ही अकेले हो जो तमायो की मेमोरीज को जिंदा रख सकते हो। और ये सुनकर ऑफकोर्स यूशिरो काफी रोया होगा। ऐसे तांजीरो नेजुको से कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि वो सही होगा। उस दिन के बाद वो मुझसे मिलने अभी तक नहीं आया है। और फिर तांजीरो नेजुको से पूछता है कि आखिर ग्यू और बाकी लोग कहाँ हैं, जिसमें नेजुको से बताती है कि वो लोग सही हैं और वो लोग मास्टर से मिलने गए हैं। उसके बाद हमें किरिया और उसकी बहनें दिखाई जाती हैं जहाँ पर उनके सामने ग्यू और सानेमी बैठे थे। किरिया उनसे कहता है कि ये आखिरी हशीरा मीटिंग है, सानेमी और ग्यू, बाकी हशीरास में से सिर्फ तुम दोनों ही जिंदा रह गए हो। और उसके बाद किरिया कहता है कि आज डीमन स्लेयर कॉप बंद होती है। और ये सुनकर सानेमी और ग्यू कहते हैं कि ठीक है। किरिया और उसकी बहनें सानेमी और ग्यू का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और उनके सामने अपने सिर को झुका लेते हैं, जिसे देखकर ये दोनों ऑफकोर्स उनसे मना करते हैं कि आप हमारे सामने सिर को मत झुकाइए, आप लोगों की फैमिली की वजह से ही डीमन स्लेयर कॉप साथ में जुड़े रहे और आपकी मदद से ही हमने मुजान को हरा पाया है। ग्यू किरिया से कहता है तुमने अच्छा काम किया, तुम्हारे फादर और एंसेस्टर को तुम पर प्राउड होगा। और ये सुनकर किरिया भी रोने लगता है। इसके बाद सानेमी और ग्यू यहाँ से चले जाते हैं। इधर तांजीरो और नेजुको से मिलने टेंजन और उसकी तीनों बीवियां आती हैं। टेंजन तांजीरो को बिल्कुल सही देखकर काफी खुश होता है और टेंजन की जो बीवियां होती हैं वो भी नेजुको को सही देखकर काफी खुश थी। टेंजन तांजीरो को अपना एड्रेस देता है और कहता है कि कभी हमारे यहाँ पर भी जरूर आना। कि तभी वहाँ पर रेंगुकू के पिता और उसका छोटा भाई आता है। रेंगुकू के पिता शर्म के मारे तांजीरो के पास नहीं आ रहे थे कि तभी टेंजन उससे कहता है कि अरे इतना क्या शर्मा रहे हो, इधर आ जाओ। इसके बाद रेंगुकू के पिता भी वहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने सुना था कि तुमने मेरे बेटे का हैंड गार्ड इस्तेमाल किया था बैटलफील्ड में, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनकर तांजीरो कहता है कि अरे इसकी कोई दिक्कत नहीं है, रेंगुकू के वर्ड्स ही मुझे ताकत देते थे, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। अब इन लोगों की बातों की वजह से ज़ेनात्सु की आंख खुल जाती है। वो कहता है कि यहाँ पर तो बहुत शोर हो रहा है। और इसके बाद वहाँ पर स्वॉर्डस्मिथ विलेज के लोग और सभी काकुशी आ जाते हैं तांजीरो को देखने के लिए। इनोसुके तो उन लोगों के बीच में से वहाँ से निकल जाता है खाना खाने के लिए, जहाँ पर वो किचन में जाकर खाना चुरा के खाने लगता है और ओई ये देखकर उस पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हें खाने को चुराना नहीं चाहिए, जिसमें इनोसुके कहता है कि मैंने तो खाना चुराया ही नहीं है, जिस पर ओई कहती है कि तुम्हारे मुंह में मुझे दिख रहा है। और ये सुनकर इनोसुके कहता है कि उसने आखिर नोटिस कैसे कर लिया, क्या ये लड़की मुझसे ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद ओई उसे एक प्लेट देती है और उसे कहती है कि ये है तुम्हारा खाना, इसे तुम आराम से खाओ, ये तुमसे कोई नहीं चुराएगा। और इसके बाद इनोसुके उस खाने को प्यार से खाने लगता है। इधर तांजीरो जब बाहर जाता है तो उसे कनाओ मिलती है जो कि एक पेड़ को देख रही होती है। तांजीरो कनाओ के पास आता है जहाँ पर वो कहता है कि ये साकुरा ट्री काफी अच्छा लग रहा है। कनाओ तांजीरो को बताती है कि इस पेड़ को पहली फ्लावर ब्रीथिंग यूज करने वाली हशीरा ने लगाया था जिसका नाम विक्ट्री था। कनाओ कहती है कि मैं यहाँ पर उसे बताने आई हूँ कि हम लोग जीत चुके हैं। और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे की खबर लेने लगते हैं कि वो दोनों
कैसे हैं, जहाँ पर ये दोनों ही कहते हैं कि अब हम ठीक हैं। इसके बाद तांजीरो देखता है कि कनाव के पास ओबानाई का स्नेक होता है। कनाव बताती है कि उसको ये स्नेक सानेमी ने दिया है। इसके बाद हमें सानेमी दिखाया जाता है जिसको कि रास्ते में नेजुको मिलती है। नेजुको उससे पूछती है कि तुम्हारी इंजरीज कैसी है, जिस पर ऑफकोर्स सानेमी कुछ ज्यादा जवाब नहीं देता और कहता है कि फाइन। सानेमी नेजुको से माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने सुना मुजान को हराने के बाद भी कुछ दिक्कत हुई थी, मैं बेहोश था इसलिए मैं कुछ मदद नहीं कर पाया। जिस पर नेजुको कहती है अरे कोई बात नहीं, मैं भी 2 साल से सोई हुई थी, तुम जितना सोए थे वो तो मेरे मुकाबले में कुछ नहीं था, और मेरा भाई भी 1 मंथ से कुआं में था। और फिर नेजुको कहती है कि मुझे सोना काफी पसंद है। और ये सुनते ही सानेमी को गेन्या की याद आने लगती है, क्योंकि गेन्या को भी सोना काफी पसंद था और सानेमी को नेजुको के अंदर गेन्या की झलक दिखती है, इसलिए वो उसके सिर पर हाथ फेर के वहां से चला जाता है। और यहाँ पर पीछे ज़ेनित्सु भी होता है जो ये देखकर जल रहा होता है। इसके बाद तांजीरो नेज़ुको को साकुंजी और ग्यू मिलते हैं, जो इन दोनों को देखकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद तांजीरो, नेज़ुको, ज़ेनित्सु और इनोस्के उन सभी डीमन स्लेयर्स की ग्रेव्स पर जाते हैं जिन जिन लोगों ने इनकी मदद की थी लड़ाई में, ताकि ये लोग उनकी ग्रेव पर फूल रख के उन्हें शुक्रिया कर सकें। और यहाँ पर ऑफकोर्स इनोस्के काफी नौटंकी दे रहा था। इसके बाद ये चारों नेज़ुको और तांजीरो के घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ज़ेनित्सु के पास एक डिब्बा होता है जिसे देखकर इनोस्के से पूछता है कि इसके अंदर क्या है, जिस पर ज़ेनित्सु कहता है कि इसके अंदर मेरे ग्रैंडफादर की रिमेन्स है। जिस पर इनोस्के कहता है रिमेन्स का मतलब खाना, और ये सुनकर ज़ेनित्सु को गुस्सा आने लगता है। इसके बाद ये लोग तांजीरो और नेज़ुको के घर के काफी पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन्हें रास्ते में वही बूढ़ा इंसान मिलता है जिसको कि तुमने एपिसोड 1 में देखा था, जिसने रास्ते में तांजीरो को रोका था क्योंकि रात हो गई थी और उसी रात मुजान ने इसकी फैमिली पर हमला करा था। टेक्निकली कहीं इस इंसान ने तांजीरो को बचाया था उस दिन, क्योंकि अगर तांजीरो टाइम से घर चला जाता तो शायद मुजान उस दिन तांजीरो को भी मार देता। तो हम टेक्निकली कह सकते हैं कि इस इंसान की वजह से ही हमें ये सीरीज पूरी देखने को मिली है। इसके बाद फाइनली ये लोग तांजीरो और नेज़ुको के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर तांजीरो देखता है कि उसने अपनी फैमिली को जहाँ पर दफनाया था वहाँ पर बहुत सारे फूल उग गए हैं। ये चारों बैठकर तांजीरो और नेज़ुको की फैमिली के लिए प्रे करने लगते हैं कि तभी तांजीरो और नेज़ुको को महसूस होता है कि उसकी पूरी फैमिली उसके पीछे खड़ी है, और ये महसूस करके ये दोनों रोने लगते हैं। और इन दोनों को रोता हुआ देखकर ज़ेनित्सु और इनोस्के भी रोने लगते हैं। इसके बाद ये लोग घर में जाते हैं जहाँ पर इनका घर बिल्कुल साफ था, क्योंकि गाँव वालों ने इसे साफ कर दिया था इन लोगों की आने की खुशी में। इसके बाद ये लोग मौज मस्ती करते हुए खाना बनाते हैं। इधर कीरिया और उसकी बहनों को दिखाया जाता है जो कि अब पीसफुली जिंदगी जी रहे होते हैं। ओई, कनाओ और वो तीनों छोटी लड़कियां भी साथ में काफी खुश थी। इधर टेंजन और उसकी सभी बीवियों को भी दिखाया जाता है जो कि एक मैदान में आराम से बैठे होते हैं। रेंगोकू के पिता और उसका छोटा भाई भी अपने घर की ओर निकल जाते हैं और सानेमी अपने टाउन में वापस आ जाता है। ग्यू भी अपने घर वापस लौट जाता है। और इसी के साथ ये डीमन स्लेयर सीरीज एंड होती है। कमेंट्स में बताना आपको ये सीरीज कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को